और मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम बाहर कंट्रीज में जाएंगे, टीचर की जॉब मिलेगी तो एज अ इंग्लिश टीचर ही मिलेगी हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ा सकते हो। इनफैक्ट ताजिकिस्तान के बाद किर्गिस्तान का जो ऑप्शन आया था, उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस थे। हम लोग के पास, हम लोग प्लान भी किया काफी, हमने बहुत सोचा कि कौन सी कंट्री मूव की जाए ताजिकिस्तान के बाद। अच्छा, ये थोड़ा सा बीच का सबब वाला एरिया है, तो यहाँ पर अराउंड 15,000 20,000 के आसपास आपको मिल जाता है। शादी से पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी और मैं उनसे कभी अलग नहीं हुई थी, नॉट फॉर इवन एजुकेशन पर्पस। सूरत। अगर आइल्स क्लियर नहीं हुआ है आपका तो ये वीडियो बड़ा काम का है आपके लिए। शाम के 6:45 हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इंडियन परिवार का घर कैसा होगा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है दिखाने में? अब ये वो खोलने जा रहे हैं दरवाज़ा। कोड मैंने बता दिया, कोई भी आ सकता है इनके घर। ओह नहीं आ नहीं सकता, ये तो फ़ोन पे बात बजेगी अभी। ओह अच्छा मतलब मुश्किल है। एक्चुअली हम लोग इतने टाइम से यहाँ पर हैं, सो हम लोग अच्छा अंधेरा है तो इनविटेशन मिला था हमको यहाँ आने का, इनके घर आने का। तो रशियन सीरीज़ में देखा होगा इस तरह के अपार्टमेंट्स के दरवाजे किस तरीके से खुलते हैं, बंद होते हैं, कोड होता है। मतलब ये वही सोवियत ज़माने के घर है। अच्छा है, ऐसा लग रहा है इंडिया के किसी सरकारी क्वार्टर्स की कॉलोनी में जा रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही मकान है। हेलो, आप इस वक्त कैमरा में हैं। ये मोहतरमा है रिचा और ये जनाब है अंकित। हम आपके घर आ चुके हैं, धावा बोल दिया हमने। ये बंद कर दूँ ना ऐसे? हाँ जी, मैं कर दूँ, कोई बात। अच्छा ओके। जूते कहाँ उतारने हैं? अब यहाँ पे रख। ऑलराइट, मैं जूते ज़रा। रशिया में जब मैं था तो मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, मगर आप भी आ सकती हैं। आपको बताता हूँ, जब मैं रशिया में था ना, हाँ जी, तो मैं जैकेट पहन के अक्सर अंदर चला जाया करता था। ओके। अभी अंकित ने यहाँ पर जैकेट लटकाई तो मुझे याद आया कि मेरे को जैकेट यहाँ उतारनी है। हम लोगों को आदत नहीं है, हम लोग अंदर ही पहन के चले जाते हैं अपने देश में। वार्म नहीं होते हैं ना, घर वार्म नहीं होते हैं यहाँ पर, घर अंदर से गर्म होते हैं। यहाँ रख दो ना। हाँ बिल्कुल। ओके, जैसे स्नो स्टार्ट होता है हम लोग यहाँ पे ट्रे रख देते हैं ताकि कई बार शूज के सोल में बर्फ रहती है, ओके। गर्मी से मेल्ट होगा तो पूरा पानी हो जाएगा, तो उस ट्रे पर रख देता है शूज पे। ये जनाब के लिए है। वो भाई साहब कहाँ गए? ये बैठे हैं। यस, हेलो किंग। से हाय। हेलो, हाय। ये बड़े प्यारे भाई साहब। एक्चुअली क्या है कि मैं तीनों से पहले ही मिल चुका हूँ, रिचा, अंकित और रियान। घर हॉस्टल में आए थे, तो ये भाई साहब जानते हैं हमें, है ना? हाय, हेलो। आपकी बारी है। कौन सी भाषा में बात करेंगे आप? हाय। हेलो। सो अंकित और रिचा, यहाँ पर आप कितने सालों से हैं? हमें 3 साल हो गए हैं पुणे। 3 साल हो गए हैं इस देश में आए हुए और इस घर में? इस घर में भी 3 साल, जब से अच्छा से यहीं पर हैं आप। अब कुछ और सवाल हैं, उससे पहले मैं ज़रा घर एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये तो है ड्राइंग रूम और ये टेलीविज़न और बाकी सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर इस रूम में है। और यहाँ पर अभी हमने चाय पी है, और चाय की ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे वाकई आज बहुत दिनों के बाद चाय बहुत अच्छी लगी। हालांकि थैंक्स टू हिम, ये भाई साहब भी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। और लेकिन जो ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, उसमें जो अदरक आपने डाला था ना, वो टेस्ट गजब था, अच्छी लगी। सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? किचन। चलो किचन। अब ये भाई साहब हमको किचन दिखाएंगे अपनी। ये ऐसे दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है। ये मुझे वाकई बिल्कुल होश जैसा है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन, यहाँ पर डिशेस साफ करने के लिए, और ये क्या है? अच्छा, ओवन प्लस गैस।
आप यहाँ पर वो गैस वाला सप्लाई कैसे होता है, मतलब पाइपलाइन? ओके ओके ओके। और मीटर भी लगा हुआ है जैसे वो हमारे एलपीजी सिलेंडर जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ नहीं है क्या पूरे किर्गिस्तान में? पूरे क्या गैस का? हाँ मतलब एलपीजी सिलेंडर जैसे हमारे इंडिया में सिलेंडर पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। और क्या रेट है, क्या भाव मिलती है गैस? काफी चीप है मेरे ख्याल से। पर मंथ हमें कुछ 50-60 सोल्स बस। और कितने भी यूज करो? नहीं हम लोग का यूजेज है उसके लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ मीटर लगा हुआ है, इससे वो रीडिंग लेके जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब गैस सस्ती है गैस सस्ती और इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है। इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा पर मंथ इतना ही आता है 100 सोल्स के आसपास। मतलब बिजली भी बहुत सस्ती है यहाँ पर। तो किर्गिस्तान में बिजली सस्ती है, गैस सस्ती है और क्या है? पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल बहुत सस्ता है। कितना? 45 रुपीज ना? 42 रुपीज पर लीटर। बेसिकली अंकित गुजरात से हैं, एक आम इंडियन है मेरी तरह आपकी तरह, लेकिन पहुंच गए हैं किर्गिस्तान। अपना फ्यूचर वो इस कंट्री में देखते हैं। रिचा है इंडिया से ही है और लुधियाना, फिर गुजरात, सूरत, और फिर दोनों की शादी हुई और अब यहाँ पहुँच गए हैं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये कि बहुत सारे हम इंडियन्स, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब लोगों के सामने कि हम लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, हम लोग बहुत सारे डिग्रीज लेके बैठे हैं, उसके बावजूद हम लोग फ्यूचर अपना नहीं बना पाते हैं। हम लोगों को वैसी या तो नौकरी नहीं मिल पाती या फिर बिजनेस नहीं सेटअप कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना फ्यूचर, अपना सारा कुछ इंडिया से थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब्रॉड में जाके काम करना और वहाँ पर फ्यूचर देखने का मतलब, अब्रॉड का मतलब हम लोगों के लिए हुआ यूजुअली हमारे वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इससे ज़्यादा दूर हट के हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अंकित और रिचा से हम ये पूछ सकें कि किर्गिस्तान जैसी कंट्री जिसके नाम के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि ये कंट्री है भी या नहीं, कहाँ पर है। कई लोगों को बताना पड़ता है, हमारे अपने घरों में भी, कि रशिया का हिस्सा थी, बताना पड़ता है। मेरी दादी है, उनको बताता हूँ कि मैं रशिया है। रूस बताना पड़ता है, तब समझ में आता है। हम लोग को भी यही बोलना पड़ता है कि लोगों को नहीं समझ में आता किर्गिस्तान। पाकिस्तान से वो लोग एसोसिएट करते हैं कोई अफगानिस्तान कंट्रीज या क्या रीजंस थे कि अंकित ने अपना फ्यूचर यहाँ देखा? मैं यहाँ पे, हम लोग की एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मेडिकल अप्रूवल्स लेके आना, रजिस्ट्रेशन करना, एट द सेम टाइम उनको मार्केटिंग में सपोर्ट देना कि यहाँ पे सेंट्रल एशियन मार्केट किस तरह से काम होता है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या चीज़ बिकती है, क्या नहीं बिकती है, जो लीगल प्रोसेस है उससे कैसे पास होना। बेसिकली सीधी सी बात ये कि अंकित यहाँ पर आए, इन्होंने देखा कि स्कोप क्या है, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या एक्सपर्टाइज थी, अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा और फिर कुछ शुरू किया। पहले आप यहाँ कैसे आए? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक जॉब के लिए कंपनी के थ्रू आया था। अच्छा। और उस कंपनी के लिए मैं एज अ कंट्री मैनेजर था यहाँ पे। अरे वाह, अच्छा। जी। पर मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कई सारी हैं, ताकि एक कंपनी में एक ऐसा मैनेजर सीमित रहने से अच्छा मैं अपना खुद से स्टार्टअप करके यानी उस चीज को मैं एडवांस लेवल पे लेके आप आए थे जॉब करने के लिए? जी जी। जॉब करते करते आपको पता चला कि और क्या क्या हो सकता है जो मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, जिसमें मैं जॉब को रहते हुए बंधे हुए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए फिर अपना एक सेटअप करके चीजों को अपने आप लेवल पे मैं मतलब एक नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, नौकरी करते करते चीज़ों के बारे में पता चला और फिर उसके बाद में आज पता चला कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्कोप क्या है, इनके अपने चॉइस के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, इनके स्किल्स के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने एक अपना बिजनेस सेटअप खड़ा कर लिया। डाइवर्सिफाई करता है कि हम लोग मेडिकल से हट के फिर बाकी मार्केटिंग में एंटर हो गए। मतलब शुरुआत आपने फार्मास्यूटिकल से की थी? शुरुआत फार्मास्यूटिकल से हुई, उसके बाद हम लोग उसको डाइवर्सिफाई करते चले गए। अच्छा। हमने इंटरनेशनल टेंडर्स में पार्ट लिए हैं जी। उसके अलावा हम लोग एज अ पीआर एजेंसी भी हमने स्टार्टअप किया कई सारी चीज़ों को लेके। राइट। फिर साथ ही साथ हमने जितने यहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं उनको पार्टनर्स ही एज अ मैन्युफैक्चरर किसी और कंट्री में। एक बात बताइए जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? रियांटेक। अच्छा, और वेबसाइट क्या है? www.riantech.com। तो अगर आज की डेट में जैसे इंडिया से किसी को सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपसे हमारे पास पूरी टीम है एनालिटिक्स की। उनको अगर कोई चीज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हम इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा सीधा सा एक सिंपल सवाल ये कि मेरे पास पैसा है जी, मैं सेंट्रल एशिया में आना चाहता हूँ जी,
और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी मार्केट है मेरे बिजनेस के लिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके समझ सकता हूँ चीज़ों को, आप हेल्प करेंगे? मैं उनको पूरा सपोर्ट दूंगा। यहाँ पे सेटअप करने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, अगर उनके पास कुछ सेल्स के लिए प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी, यहाँ नहीं सिर्फ कजाकिस्तान हुआ है, आसपास इंटरनेशनल कंट्रीज में। ताजिकिस्तान में भी आप 2 साल रहे थे ना? 2.5 years। 2.5 years। सो बेसिकली सेंट्रल एशियन, आप रशियन बोलते हैं? जी, रशियन बहुत अच्छी बोलते हैं। मुझे इन 3 महीनों में बहुत मदद की है अंकित ने नाम ही भूल गया यार। तो रशियन मैंने मोस्टली मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे रशियन स्किल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते करते बातचीत करते लोगों से बात करते। यस, विद हीटर। हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक हीटर था, वो मैंने अभी ऑफिस में रखी। अच्छा, 1 मिनट, अभी एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात हुई, तो यानी यहाँ पर हीटिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल नहीं है, कुछ और है? पानी से हीटिंग है। पानी है, गर्म पानी। ये देखते हैं जरा, वो बैटरी वाला। have to pay for that। And how much? हाँ, तो कितना पे करते हैं आप इसके लिए? इसका हम पे करते हैं गर्म पानी का, सिर्फ हीटर का अलग से नहीं आता, गर्म पानी का हम पे करते हैं। तो जो गर्म पानी का हमारा मंथली आता है, विंटर में 1500 के आसपास आता है, 1500 रुपए के आसपास। ये एक बड़ा खर्चा है, ठंडी कंट्री है तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा खर्चा है। और वो इसको क्या बैटरी बोलते हैं ना? यस, हाँ जी, बैटरीज हैं ये। और जब समर में बंद रहती हैं तब हमारा लगभग 350-400। अगर हम लोग ज्यादा गर्म पानी यूज करेंगे, मतलब गर्म पानी सिर्फ बैटरी का नहीं है, नल से भी गर्म पानी आप ज्यादा यूज करते हो तो आपका वो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये नल वाला जो पानी गर्म पानी आता है, ये पीने लायक है? वही सर्कुलेट नहीं, गर्म पानी पीने लायक नहीं है, ठंडा पानी पीने लायक है। ऐसा है क्या? बट पानी तो सप्लाई एक ही है। लेकिन उसमें गर्म करते हैं ना तब, तो जो जिस पाइप से आता है उसमें कुछ सॉल्ट डिपॉजिट रह जाते हैं। ठंडा पानी, अभी इसमें ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आएगा ना? यस, यहाँ से ठंडा पानी आएगा। हाँ, और इसको हम टर्न अराउंड कर देंगे इधर, तो ये गर्म पानी है। ये गर्म पानी ये पीने लायक नहीं है, नहीं, ठंडा पानी पीने लायक है। तो इसी टैप से हम पी सकते हैं। यस, ये तो मुझे मालूम नहीं था, 2 महीने से मैं गंदा पानी पी रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, आप मत करना, गर्म पानी मत पीना। हालांकि टैप से पानी पी सकते हैं मगर गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी पी सकते हैं। और अब हम चलेंगे कहीं और, आप बताइए। हम लोग हाँ, खाने को लेकर जैसे इंडियन खाना हम लोग आमतौर पर यूएस में जब था, कनाडा में था, वहाँ पर क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी है, तो छोटे छोटे स्टोर्स में भी वो पार्ले जी वाला पैकेट, शक्ति भोग आटा सारा मिलता था मगर यहाँ पर तो नहीं मिलता होगा ये सब। आटा मिलता है? आटा मिलता है, हाँ, आटा मिल जाता है। और ये बड़ी हैरानी है कि आटा मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ जो अब काफी कुछ मिलने लग गया है। पहले नहीं था। और इसका रीजन शायद इंडियन स्टूडेंट्स हो सकता है। नहीं, एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे लोगों को पता नहीं था अदरक क्या होता है। अच्छा, ऐसा 4-5 साल पहले अदरक नहीं थी मार्केट में। ओह अच्छा। तो लोगों को जैसे हर्ब्स के बारे में पता चला, नॉट बिकॉज ऑफ इंडियंस, वैसे भी थोड़ा सा ओपननेस आई, तब फिर अदरक जो है मार्केट में मिलने लगी। अच्छा, पहले अदरक भी नहीं मिलती थी मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इंडियन खाने के हिसाब से इंडियन स्पाइसेस, इंडियन चीज़ें, दाल चावल, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं? घी तक मिल जाता है हमें। वाह, कौन सा वाला ब्रांडेड घी मिलता है? ब्रांड वाला नहीं है ये, बाजार में मिल जाता है। बाजार में मिल जाता है। घी यहाँ के लोग भी खाते हैं, घी खाते और हैं? उसको घी ही बोलते हैं। घी क्या बात बोलते है, हैं। seriously? तो घी वर्ड भी नहीं है। ये अभी आया है या पहले से ही? पहले से था, पहले से। चलो ठीक है, मतलब खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जियां वगैरह सारी मिल जाती हैं। केले बहुत महंगे हैं, आज हमने पता किए थे 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो, जिसमें सिर्फ 4 केले आ रहे थे। और वो कहाँ से आते हैं? इकोडो। मत खाना। सस्ता क्या है? सस्ते हैं। Apples यहाँ के हैं। हाँ, Apple 40 रुपए के ना, 40-50 रुपए किलो के मैंने ओश बाजार में देखे प्याज थे। सस्ते सेब खा सकते हैं। प्याज भी देखे थे सस्ते में। हाँ, प्याज तो 27 रुपए किलो मैंने वहाँ चेक किया था काराकोल में। ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ते हैं ना, खास तौर पर वो अखरोट यहाँ पर होते हैं। क्योंकि मेरे घर में डिमांड आ गई थी घर से कि वहाँ से आना है तो मुझे अखरोट लेकर आना है। मैंने 550 रुपए खरीदे थे ओश बाजार से, अखरोट ओश बाजार से खरीदे थे मैंने, बिना छिलके। वो भाई साहब बोर होने लगे जिनको हिंदी नहीं आती है, थोड़ा सा उनके साथ गप्पे मार के फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं। अरे वाह, हम बेडरूम देख रहे हैं। इसमें 3 रूम वाले भी आते हैं। अच्छा, ये कितने रूम्स हैं? ये 2 रूम वाला है। अच्छा, 1 ड्राइंग, 1 मतलब दिस इज 1 BHK। 1 BHK। इसमें 2 BHK वाले भी आते हैं। अच्छा, और इसमें 1 रूम 1 वो भी आता है, मतलब एक हॉल रहेगा, स्टूडियो जैसा रहेगा। अच्छा, वो भी आता है। अब आप थोड़ा सा मुझे किराया बता सकते हैं कि किर्गिस्तान की कैपिटल में
एक स्टूडियो से लेकर 2 BHK कितने तक का पड़ता होगा? इसमें डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में, जैसे अगर हम सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आते हैं, जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं एकदम प्रॉपर सेंटर तो सिटी में नहीं है, बाहर भी नहीं है, ये थोड़ा सा बीच का सबब वाला एरिया है, तो यहाँ पर अराउंड 15,000-20,000 के आसपास आपको मिल जाता है। फॉर स्टूडियो नहीं, 1 BHK 1 BHK 15,000 आउटस्कर्ट्स में। और अगर अंदर जाऊंगा तो मैं, आप अंदर जाएंगे तो 20 प्लस को पुरानी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं आप? पुरानी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। नई बिल्डिंग्स और महंगी होंगी। नई बिल्डिंग्स और महंगी। तो मैं अगर सपोज मैं स्टूडियो, मैं सस्ते से सस्ता एकोमोडेशन की बात करूंगा आपसे, आपको 10,000 में मिल जाएगा। 10,000 में स्टूडियो मिल जाएगा आउटस्कर्ट्स में? आउटस्कर्ट। ठीक है। और अगर मुझे 3 BHK 2 BHK चाहिए सबसे महंगे वाला, तो कितना खर्च करना होगा? तो उसका तो कोई लिमिट नहीं, क्योंकि कुछ हाउसेस, कुछ जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन में उनका रेट $800, $1,000 ऐसे भी है। $1,000 $1,500 तक के $1,500 तक के भी है। 1 लाख रुपए? यस। गॉड, ऐसा क्या खास है उसमें? वो उनका काफी एलीट तरीके से बना के पूरा फर्नीचर उनका, जैसे इंडिया में हम लोग सोसाइटी टाइप वेल फर्निश्ड और वो सारी चीजें, मतलब फर्निश्ड तो यहाँ पे मोस्टली थोड़ा बहुत फर्निश्ड मिलते ही है। अच्छा, ये फर्निश्ड है, मतलब जो आप बता रहे हैं, कितना सबसे कम बताया था? 10,000 सोम। हाँ, वो पूरा खाली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत उसमें रहेगा, बेड वगैरह रहता है, सोफा रहता है, अच्छा, शायद टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर भी देंगे। इस बार मेरा प्लान था कि मैं अपार्टमेंट रेंट पे लूँगा बिश्केक में, लेकिन वो हॉस्टल इतना अच्छा था तो मैं वहीं रह गया। अदरवाइज मैं सोच रहा था स्टूडियो, तो मतलब मुझे 10,000 में मिल सकता था, बट उससे कम में नहीं मिल सकता था। उससे कम में फिर फर्निश्ड नहीं मिलेगा। चलेगा, मैं अगर एक बड़ा सा एक मैट्रेस भी लेके आ जाऊंगा मोटे वाला, तो शायद जमीन पे सो सकता हूं? आपको 5-7,000 में मिल जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल जमीन पे आप सो सकते हैं, अगर विंटर नहीं है तो। अच्छा, मगर विंटर में बड़े मैट्रेसेस से नहीं काम चलेगा? फिर हीटर के पास आपको सोना पड़ेगा, बिकॉज़ कूलिंग रहती है। बेडरूम और इधर बालकनी है? नहीं, बालकनी इस तरफ। चलिए कहीं और चलते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं घर का जिसके बिना काम चलाना मुश्किल है। पर ये मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी सजी हुई सी लग रही है, ये आपने बहुत ज़्यादा साफ करके रखी हुई है। नहीं, मोस्टली क्या है कि इसको क्लीननेस बहुत पसंद है। हाँ, आपका एक फैमिली है तो जी। जब भी हम घर ढूंढ रहे थे, तो हम मेन चीज यही देख रहे थे, घर में साफ वॉशरूम साफ होनी चाहिए और वॉशरूम साफ होना चाहिए। तो ये भी वैसा ही वाला वॉशरूम है। मैंने आते ही अंकित को और ऋचा को मैंने कहा कि जब ओम्स में गया था, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार यहाँ वॉश बेसिन नहीं है। हालांकि इस वाले में वॉश बेसिन है, मगर यहाँ कॉन्सेप्ट वॉश बेसिन का यूजुअली नहीं होता है ना? नहीं होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई थी हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे। इंडिया में हमें आदत होती है पूरा बाथरूम गीला करके रखने की, यहाँ आप कुछ गीला नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो नीचे फट से पानी चला जाएगा। ओके। और ये प्रॉब्लम मैंने शायद यूएस में, मैं न्यूयॉर्क में जहाँ रहा था स्टूडेंट्स के साथ में, शायद उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम थी कि मतलब हमारे देश के बाहर शायद बाथरूम गीला होता ही नहीं है। और जहाँ जो फ्लोर है वहाँ पे भी कहीं सीवेज का कोई होल नहीं है कि पानी अगर भर भी जाए तो निकल जाए। मतलब यहाँ धोने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हम लोग तो धो देते हैं, बिल्कुल साल में एक बार धो दिए। आपको जो भी करना है बाथटब में करना है, कपड़े धोने, आपको कुछ भी करना है बाथटब में। और आपकी बालकनी कितनी बड़ी है? लाइट है उसमें? लाइट नहीं है, आइए देखते हैं। अच्छा, ओके। छोटी सी है वो, नाइस। अरे ये तो ठंड है यहाँ पर। यस। तो वही चीज़ है कि अब्रॉड का मतलब सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है। आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, जिनके नाम तक हमको कई बार नहीं पता होते हैं, वहाँ आकर भी आप फ्यूचर देख सकते हैं। ये तो हो गया अंकित के बारे में। ऋचा भी यहाँ पर आई शादी के बाद? शादी के बाद पहले हम लोग ताजिकिस्तान में रह रहे थे। अच्छा, शादी के बाद आप ताजिकिस्तान आई थी। अब ऋचा क्या कर रही हैं वो बताएंगी। मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, 3 साल मतलब मुझे हो गए पढ़ाते हुए यहाँ पे जी, और एज अ बायोलॉजी टीचर। ओह, ये मुझे नहीं पता था मुझे ये पता था कि पढ़ाती हैं, मगर क्या पढ़ाती हैं ये नहीं पता था। और मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम बाहर कंट्रीज में जाएंगे, टीचर की जॉब मिलेगी तो एज अ इंग्लिश टीचर ही मिलेगी हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ा सकते हो जी, और जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है मैं उसी में पढ़ा रही हूँ। अच्छा, आपकी स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे इंडिया में बोलते हैं बीएड होना करना ज़रूरी है या फिर कुछ खास कोर्सेज हैं टीचिंग के लिए तभी आप टीचर बन सकते हैं? हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश अगर आपको लैंग्वेज पढ़ानी है स्पेशली, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो
उनको चाहिए होते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल या तो आपने टॉफल क्लियर किया हो जी। या फिर आपने ESL लैंग्वेज का कोई कोर्स किया हो, एज ए ESL टीचर आप पढ़ा सकते हो यहाँ पे। जी। लेकिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे सिर्फ मास्टर्स डिग्री है मेरे पास, प्लस मैंने BEd किया हुआ है, तो मेरी जो डिग्रीज हैं और प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे इन्होंने मैं इसको मोटे तौर पे समझूं तो आपके पास टीचिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंडिया का था, आपके पास में एजुकेशनल मतलब पढ़ाने वाली जो क्वालिफिकेशन वो BEd थी। हाँ जी। और आपके पास मास्टर्स थी बायोलॉजी में। हाँ जी। तो ये चीज़ें काफ़ी थी यहाँ पर कहीं पर एक नौकरी लेने के लिए। एज अ टीचर जो क्वालिफिकेशंस, जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो था मेरे पास, तो उस बेसिस पे इन्होंने हायर। कितना आसानी से मिला आपको? मुश्किल थी बहुत? हाँ, मुश्किल तो थी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज ये था कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स में ही मैं पढ़ा पा सकती हूँ। मतलब इंटरनेशनल स्कूल का? इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे है, लेकिन वो एज अ रशियन करिकुलम फॉलो करते हैं। अच्छा। और मीडियम उनका रशियन है पढ़ाने का। जी। तो मुझे रशियन इतने अच्छे से नहीं आती है। हाँ। और इसीलिए मैंने ऑप्ट किए थे इंटरनेशनल स्कूल्स, जहाँ पे मीडियम जो है इंग्लिश है पढ़ाने का। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझूं कि इंटरनेशनल स्कूल आपको हर कंट्री में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे? एवरी कंट्री हैज अ इंटरनेशनल स्कूल। जी, चाहे वो कंट्री बहुत छोटी क्यों ना हो, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड क्यों ना हो, मगर इंटरनेशनल स्कूल्स वहाँ होंगे? नहीं, डिपेंड करता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पहले तजिकिस्तान में थे, जी, वहाँ पे हम लोग खुजान में रह रहे थे। अच्छा। खुजान में एक भी इंटरनेशनल स्कूल नहीं है। मगर ताजिकिस्तान में तो कहीं ना कहीं होगा। दुशानबे में है, कैपिटल सिटी दुशानबे। कैपिटल सिटी है वहाँ दुशानबे में। अच्छा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी कंट्री के कैपिटल में इंटरनेशनल स्कूल जरूर है। मैं इसको सवाल को इसलिए कर रहा हूँ कि क्या इंडिया में जो क्वालिफिकेशन आपके पास में है, अगर ये क्वालिफिकेशन किसी के पास में है, तो क्या वो विदेश में जाकर भी अगर पढ़ाना चाहे, वो ओपन हो, तो पढ़ा सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल है। इंग्लिश आनी आपको जरूरी है, बोलचाल वाली? नहीं, हाँ, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर इंग्लिश आपको अच्छा, आनी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि आपको पढ़ाना इंग्लिश में है, बुक्स में सब कुछ इंग्लिश में है, तो इसीलिए आप बोलचाल वाली मतलब हो सकती है। अगर आपको वॉलंटियर करवाओ, जैसे मैंने बताया था आपको, तो वैसे पढ़ा सकते हैं, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे कमाने हैं तो प्रॉपर इंग्लिश आनी ज़रूरी है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको इंग्लिश आती है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी है, PhD किए हुए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये ऐसा ट्राई किया जा सकता है। हाँ, ट्राई किया जा अब सवाल ये है, आपने इंडिया छोड़ा, तो लोग अपने शहर से ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, भैया तमिलनाडु जाके मैं क्या करूँगा, या मैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्यों जाऊँ, वहाँ तो कल्चर बहुत अलग है, खाना बहुत अलग होगा। हम कई बार, मेरे अपने घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग बाहर ढूंढते ही नहीं हैं, मतलब अपने इलाके से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वही कंफर्ट जोन। तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, या आज भी कुछ? बहुत मुश्किल था। अच्छा। क्योंकि शादी से पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, और मैं उनसे कभी अलग नहीं हुई थी। नॉट फॉर इवन एजुकेशन पर्पस। सूरत हम लोग रहे थे। अच्छा। नॉट इवन फॉर एजुकेशन पर्पस, स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ मेरा उनके साथ ही रहते रहते सूरत में ही हुआ है। अच्छा। और शादी के बाद मुझे एकदम डिफरेंट कल्चर मिला। अच्छा। और वो भी एक ऐसा कल्चर जहाँ पे मुझे लैंग्वेज नहीं समझ आती। ताजिकिस्तान। हाँ। जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ। जब आप कोई ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हो, हाँ, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पड़े हैं जी, उनके ऊपर रशियन में लिखा हुआ है। हाँ, ये तो मुझे भी आज भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो उनको समझना कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है मुझे, ये क्यों उठा रही हूँ मैं। मोस्टली हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक शैम्पू की बॉटल लेते हैं, तो हमें कौन सी लेनी है हम पढ़ लेते हैं उस पर। तो मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ। राइट। तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। और उसके अलावा कि इंडियन कल्चर ओपन कल्चर है। हम लोग आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, नेबरहुड में, पड़ोसियों से मिलना जुलना, आपस में बहुत चीजें जी, फेस्टिवल्स में रिलेटिव्स वगैरह। वहाँ पे कोई भी नहीं, पूरा अकेलापन मेरे लिए। राइट। तो वो कल्चर में जाके रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट अब मैं इस चीज की यूज्ड टू हो चुकी हूँ जी। अब मैं जैसे जॉब करती हूँ, घर आती हूँ, अपना नॉर्मल लाइफ, अब ये नॉर्मल लाइफ लगती है। मतलब ठीक है, मतलब अच्छा, कोई कंपल्शन तो नहीं देना कि आपको आना ही है यहाँ पर? मौके आपके पास और भी दूसरे मौके और भी थे। यस, मौके इनफैक्ट ताजिकिस्तान के बाद किर्गिस्तान का जो ऑप्शन आया था, उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस थे।
हम लोग प्लान भी किया काफी, हमने बहुत सोचा कि कौन सी कंट्री मूव की जाए ताजिकिस्तान के बाद। अच्छा। यस, बट हमने किर्गिस्तान सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ की सोसाइटी थोड़ी सी ओपन माइंडेड है। ओके। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। अच्छा। और मिक्स सोसाइटी है यहाँ पे काफी सारी, तो हमें ये चीज काफी कन्वीनियंट लगी। और प्लस इंडिया से कनेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर हम डिस्टेंस वाइज देखते हैं, टाइम जोन देखते हैं, प्लस ये भी एक डेवलपिंग कंट्री है, Yeah. डेवलप नहीं हुई, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ज्यादा है है। एज कम्पेयर टू अगर हम किसी डेवलप कंट्री में मूव करते हैं। अच्छा, वो कैसे ज़्यादा कैसे क्योंकि यहाँ का मार्केट अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हाँ, मतलब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डेवलपिंग कंट्री एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले ये ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब जो पहले आएगा वो ज़्यादा फ्लरिश करेगा। yes. उसको पहले आने का फ़ायदा मिलेगा। प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू इंडिया है। अगर हम कुछ स्टेट से कंपेयर करें, इनफैक्ट अगर हम सूरत से भी कंपेयर करते हैं, सूरत से थोड़ा सा कम है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे। हाँ। तो वो अगर चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है किर्गिस्तान। राइट। एक चीज़ मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कि जब मैं घूमता हूँ तो बजाय एक पैकेज टूर लेने के, एक बस में या एक कार में बैठकर अपने ही लोगों के बीच में इंडियन ग्रुप के साथ में घूमने के, मैं एक अलग तरीके से घूमता हूँ, ये आप जानते हैं। तो उससे क्या है कि मुझे उस सोसाइटी को, उस जगह को, वहाँ के कल्चर को करीब से देखने का मौका मिलता है। तो मुझे आपसे बात करके एक चीज़ फील होती है कि ये भी एक अच्छा तरीका है किसी भी जगह को पहचानने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं यूएस में था, या अब जैसे मैं यहाँ पर घूमा, मतलब जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, तो यहाँ के कल्चर को मैं बेहतर समझ पाया। अपॉर्चुनिटीज़, मैंने एक चीज़ महसूस की यहाँ किर्गिस्तान में कि टूरिज़्म को लेकर बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आप टूरिज़्म में बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनटैप्ड है। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई हैं, और इंडियन मार्केट को, ये मैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। अंकित ने इसको फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही काम करने आए थे ना। उनका जो स्किल्स थे वो टीचिंग में, उनका एजुकेशन थी उनके पास में, तो उन्होंने वहाँ किया। अंकित ने इसको इस नज़रिए से देखा, मैं इसका टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, एक ऐसी जगह को जहाँ पर मौके बहुत सारे हैं। तो सीधी सी बात ये कि मौके दुनिया भर में फैले पड़े हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ऐसी ही जगह पर हो जहाँ पर जो हम पिछले 20, 30, 50 सालों से नाम सुनते आए हैं, जो अमेरिका है या यूके है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि इंडिया से बाहर जाएंगे, खासतौर पर जब बच्चों की बात आती है, जैसे मैंने बात की कल्चर, बच्चे कल्चर भूल जाएंगे, अपनी भाषा भूल जाएंगे। और ये कभी आपके मन में भी आती हैं, और आप आती हैं तो आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? मन में आती है कि भाषा भूल जाएगा या कल्चर भूल जाएगा, लेकिन वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कितना अपने कल्चर से दूर जाने देते हो। ये मुझे लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो इस कल्चर में रह रहा है तो इस कल्चर के बारे में भी सीखे, क्योंकि अगर अडॉप्ट करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो बट ऑब्वियस है वो यहाँ पे एक आउटसाइडर हो जाएगा। राइट। लेकिन साथ ही साथ हम ऑब्वियसली घर में हम अपना ही कल्चर फॉलो करते हैं जी, हमारे कल्चर की ही चीजें हम लोग खाते हैं। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, उससे भी हम हिंदी में ही बात करते हैं जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पूजा करना, भगवान जी को या ऐसे प्रणाम करना, या कुछ भी छोटी छोटी चीजें हैं, खाना खाना जिस हिसाब से हम खाते हैं खाना, उसी वे में हम उसको भी करते हैं। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे रियान को जो की अपब्रिंगिंग में इंडियन वैल्यूज तो मिलेंगी ही, आस पड़ोस रशियन, किर्गिज ये बढ़ेगा, तो मल्टी कल्चरलिज्म रेयान की लाइफ में बचपन से ही रहेगा। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जब अलग अलग कल्चर्स, रिलीजियंस, रेसेस और बहुत सारे अलग अलग, जितना ज़्यादा मल्टी सिस्टम हमारे अंदर होता है, हम समझ अगर बचपन से ही होती है तो काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग रहती है हमारी ताउम्र, और वो बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से हमारी आज की दुनिया को। तो अदरवाइज़ तो हम काफ़ी अपने बारे में बहुत रिजिड हो जाते हैं, और जहाँ रिजिडिटी आ जाती है वहाँ पंगे होते हैं। हम आज हम किर्गिस्तान में मे बी 5 years 7 years बाद 10 years बाद हम शायद किसी और कंट्री में मूव कर जाएं। अच्छा, आपने सोचा है ऐसा? अभी कुछ सोचा नहीं है, बट हमने इस चीज को रिजिड भी नहीं किया हमें इसी कंट्री में रहना या नहीं मूव करना। ये ना आपकी एक बहुत बात अच्छी लगती है कि हम लोग ना ह्यूमन बीइंग्स हैं, और किसी देश के संविधान में या किसी धर्म में, किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि आपको यहीं रहना है जिंदगी भर। तो फिर जब नहीं लिखा है तो यार वैसे भी धरती इतनी बड़ी है कि मतलब आप जाओ ना कहीं पर भी जहाँ आपको मौके मिलते हैं। ये जनाब यहाँ पहुँच गए हैं, आप भी कहीं और पहुँच जाओ, वहाँ जाके काम करना शुरू कर दो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहो।
जब तक अच्छा लगे रहो, जब नहीं लगे तो कहीं और चले जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है और मौके मेरे। ये होड़ बनी हुई है कि बच्चे या कोई भी कि आईलेट्स के एग्जाम दे रहे हैं, टॉफल के एग्जाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, लगे हुए हैं उसमें, अच्छा। बस क्लियर करना है क्योंकि उन कंट्रीज में जाना है जहाँ पे उनकी अच्छा। से क्लियर, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, इन हाँ। कंट्रीज में जाना है। ओह अच्छा, के लिए वो लोग कितने कई लोग तो 2-2 साल इसी में निकाल देते हैं इनकी Right. प्रिपरेशन करने में, राइट कि राइट। हमें बस उन कंट्रीज में जाना है। हाँ, क्यों उन कंट्रीज में जाना है? ये भी तो कंट्रीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। किर्गिस्तान में आने के लिए देना जरूरी नहीं कुछ है। नहीं है, कुछ और नहीं है। किर्गिस्तान जैसी native बहुत language सारी कंट्रीज ऐसे होंगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे। अच्छा, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ पर ये देना जरूरी है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग पास नहीं कर पाते होंगे आइलेट्स, जो नहीं कर पा रहे वो चले जाओ किर्गिस्तान या ऐसे सारे कंट्रीज में, है ना? बिल्कुल। अगर आइलेट्स आपका क्या बोलते हैं, आइल्स या आइलेट्स? आइल्स आइल्स, अगर आइल्स क्लियर नहीं हुआ है आपका और TOEFL। आपको अगर या टॉफल क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो बड़ा काम का है आपके लिए। हाय। तो हाय, सीधी सी बात ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखो। लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है और रिस्क मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा है नहीं, खास तौर पे तब जब दुनिया आजकल बहुत छोटी हो गई है। मतलब 3 घंटे में बिश्केक पहुंच सकते हैं हम लोग सीधी फ्लाइट पकड़ के। और जब सबसे दूर है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं इंडिया से? यूएस से कनाडा, जो दुनिया की दूसरी तरफ है। कितना टाइम लगता है? 10 घंटे लगते हैं अगर सीधी फ्लाइट पकड़ो तो घर में आपकी ज़रूरत है, घर में कुछ हो गया है, आपको आना है, 10 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। जब दुनिया इतनी करीब हो गई है और जब पहुँचना ज़रूरी नहीं है, एक व्हाट्सएप कॉल करनी है, जब इतना सब कुछ हो चुका है तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा किया जा सकता है ना, करके देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम इंडिया में ही रहें या फिर हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं तो वहीं रहकर ही देखें। गाज़ियाबाद से बाहर थोड़ा सा मणिपुर जाके देख लो या तमिलनाडु जाके देख लो या टोरंटो जाके देख लो। हम लोगों ने बस यही कहना था। फ़िलहाल थोड़ी देर में मुझे निकलना है फ्लाइट पकड़ने के लिए। ये ट्रिप मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत अच्छा लगा कि इस ट्रिप के एंड में एक ऐसा वीडियो मैं शूट कर पा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे कंट्री की आज की हालत को देखते हुए, जहाँ पर यूथ, हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, बट वही है पोटेंशियल हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ वहीं रह के ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, सबका फ़ायदा है। बाय बाय। 10वीं क्या बोलते हैं, उदाची उदाची। पका पका कर, Mama. पका पका। Paka. Bye. पकड़ ये पे पकड़ कर Paka. किच्चू दे दे, फ्लाइंग किच्चू, फ्लाइंग किच्चू कैसे दे? ऐसे करो।